मच गया है। टोक्यो में ट्रेन में चाकू से हमला किया गया और चाकू से हमले में करीब 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने फिलहाल हमलावर को पकड़ लिया है। देखिए, आपको वहां का वीडियो भी दिखा रहे हैं। टोक्यो का ये वीडियो है जहां देखिए ये ट्रेन है, ये वही ट्रेन है जिसमें चाकू से हमला किया है। और देखिए, टोक्यो में ही ओलंपिक हो रहे हैं, ऐसे में बेहद चिंता का विषय है। चाकू से हमले में करीब 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने हमलावर को तो फिलहाल पकड़ लिया है। ये देखिए यही वो ट्रेन है जिसमें चाकूबाजी से हड़कंप मच गया। और अब बात करेंगे चीन की, जिसे भारत के दबाव के वजह से लद्दाख के गोगरा इलाके से अपनी सेना को हटाना पड़ा है। इसके साथ ही अपने सभी अवैध ठिकानों को भी गिराना पड़ा है। लेकिन चीन अब भी समंदर में अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहा है। चीन एक बार फिर से दक्षिण चीन महासागर में सैन्य अभ्यास करने जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे चीन को शांति पसंद ही नहीं है। देश से लगती हुई सीमाएं हो या फिर समंदर, चीन हमेशा कोई ना कोई साजिश रचता रहता है। पड़ोसी देशों को धमकाने की कोशिश करता रहता है। एलएसी पर पीछे हटता चीन अब दक्षिण चीन सागर में नई चाल चल रहा है। हम आपको आज बताएंगे चीन की इस चाल के बारे में, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि एलएसी में चीन पर कैसे भारत का दबाव भारी पड़ा है। लद्दाख के गोगरा से हटा चीन, चीन ने तोड़े अस्थायी निर्माण। चीन की हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो एलएसी पर अपनी सीमा कुछ और आगे बढ़ा ले। उसकी नजर हमेशा इस जगह की जमीन पर रही है, लेकिन फिलहाल उसकी चाल काम नहीं आ रही है। पूर्वी लद्दाख के गोगरा इलाके में भारत और चीन के बीच लगभग 15 महीने के गतिरोध के बाद दोनों देशों के सैनिक टकराव वाले स्थान से पीछे हट गए हैं। चीनी सेना ने गोगरा में बने अस्थायी निर्माण भी हटा लिए हैं। भारतीय सेना ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर कहा कि गोगरा इलाके में गतिरोध से पहले की स्थिति बहाल हो गई है। 4 और 5 अगस्त को दोनों पक्षों ने अपने सैनिकों को टकराव वाले स्थान से पीछे हटा लिए हैं। अब दोनों देशों के सैनिक अपने स्थायी शिविर में हैं। भारत ने पहले ही कहा था कि एलएसी में यथास्थिति में किसी भी प्रकार का एक तरफा बदलाव स्वीकार्य नहीं होगा, और भारत का ये दबाव काम आया। दक्षिण चीन सागर में हलचल तेज, लेकिन चीन मानता कहां है। वो अपने किसी भी पड़ोसी के साथ शांति से नहीं रह सकता। दक्षिण चीन सागर में भी चीन का यही हाल है, जहां वो पूरा का पूरा कब्जा चाहता है। समुद्र में चीन का बड़ा सैन्य अभ्यास, चीन की दादागिरी को जवाब। दक्षिण चीन सागर में बीते दिनों से हलचल तेजी से बढ़ गई है। अमेरिका के बाद अब चीन एक बड़ा सैन्य अभ्यास करने जा रहा है। चीन ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि वो दक्षिण चीन सागर में शुक्रवार से 5 दिवसीय सैन्य अभ्यास करेगा। चीन की ओर से ये सैन्य अभ्यास ऐसे समय में होने जा रहा है जब अमेरिका और क्षेत्र के दूसरे देश बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास करके चीन पर दबाव बना रहे हैं, ताकि वो अपनी विस्तारवादी नीतियों से बाज आए। भारत ने भेजे 4 युद्धपोत। भारत ने दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और दूसरे सहयोगियों के साथ युद्धाभ्यास के लिए 4 युद्धपोतों की एक टास्क फोर्स भेजी है। ये टास्क फोर्स अगले 2 महीने तक चीन सागर और आसपास के दूसरे समुद्री क्षेत्रों में रहेगी। इस दौरान अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों के साथ अभ्यास भी करेगी। ये युद्धाभ्यास बेहद आधुनिक तकनीकों पर आधारित होंगे। दक्षिण चीन सागर में बीते सालों में चीन लगातार अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश करता रहा है, जिसका भारत ने हमेशा जोरदार विरोध किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब बात करेंगे अफगानिस्तान की, जहां सेना की कार्रवाई से तालिबान बौखला गया है और इसीलिए अब वो पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की हत्या कर रहा है। इसी बीच तालिबान ने अफगानिस्तान के सरकारी सूचना मीडिया केंद्र के निदेशक की गोली मारकर हत्या कर दी। अफगानिस्तान में सेना के पलटवार के बाद तालिबान बौखलाया हुआ है। वो घात लगाकर पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहा है। तालिबान ने साफ कर दिया है कि वो सरकार के अधिकारियों को निशाना बनाएगा। शुक्रवार को काबुल में ऐसे ही एक हमले में तालिबान ने अफगानिस्तान के सरकारी सूचना मीडिया केंद्र के निदेशक की गोली मारकर हत्या कर दी। तालिबान ने किया घात लगाकर हमला। सरकारी सूचना मीडिया निदेशक पर गोलीबारी। इसी कार में मीडिया केंद्र के निदेशक दावा खान मीनापाल थे। काबुल के दारुल अमन रोड पर तालिबानियों ने अचानक हमला किया, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर दावा खान की जान ले ली। तालिबान ने खुद इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। बताया जा रहा है कि तालिबान आतंकियों ने यह हमला तब किया जब जुमे की नमाज का समय हो रहा था। सेना की कार्रवाई से बौखलाया तालिबान। 24 घंटे में 300 से ज्यादा तालिबानी मारे गए। दरअसल ये माना जा रहा है कि तालिबान बौखलाया हुआ है। अफगानी सेना ने जो पलटवार किया है उसमें हर दिन सैकड़ों तालिबानी मारे जा रहे हैं। उसके ठिकाने नष्ट हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि सिर्फ पिछले 24 घंटे में अलग अलग जगह सेना की कार्रवाई में 300 से ज्यादा तालिबानी आतंकी मारे जा चुके हैं। अफगानी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सुरक्षा बलों ने एक साथ 16 प्रांतों में तालिबान के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। अमेरिकी वायुसेना के हमले। इस बीच अमेरिकी वायुसेना के विमान भी अफगानी सेना के साथ तालिबानियों पर हमले कर रहे हैं। इसके जवाब में तालिबान आम जनता पर अत्याचार कर रहा है। हेरात, लश्करगाह और कंधार शहरों में लड़ाई बढ़ गई है। कंधार में उत्पात मचा रहा तालिबान। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल के ट्विटर अकाउंट पर एक्शन किया गया है। ट्विटर ने राहुल गांधी के विवादित ट्वीट को हटाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विवाद उठ रहा था राहुल गांधी के ट्वीट को लेकर, जिसमें उन्होंने पीड़ित परिवार, रेप पीड़िता के परिवार की पहचान उजागर की थी। और अब राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट पर एक्शन हुआ है। ट्विटर ने राहुल गांधी के विवादित ट्वीट को हटा दिया है। राहुल ने रेप पर विवादित ट्वीट किया था और पीड़ित परिवार की पहचान उजागर की थी, लेकिन अब ट्विटर की तरफ से एक्शन लिया गया है। लगातार ये मांग की जा रही थी कि जिस तरीके से पीड़ित परिवार की पहचान उजागर की थी, उन पर कार्रवाई की जाए। और हमारे साथ एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक जी जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। प्रियांक जी, ये बहुत बड़ी कार्रवाई है और एक सबक भी है। देखिए, अभी तक हमको ट्विटर ने कोई एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं भेजी है, लेकिन आपके माध्यम से हमको पता चला है। तो कानून का पालन तो सबको ही करना होगा। ये सेक्शन 74 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और सेक्शन 23 पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन है। तो हमको अभी पुलिस से भी एक्शन टेकन रिपोर्ट आने का इंतजार है। हमने दिल्ली पुलिस को भी इस संदर्भ में लिखा है। तो जब एक्शन टेकन रिपोर्ट आएगी तो हम बता सकेंगे। बिल्कुल प्रियांक जी, लेकिन आगे क्या कार्रवाई इसमें की जा सकती है? जैसे अभी ट्विटर ने जिस तरीके से अकाउंट पर एक्शन किया है, ट्वीट को हटाया है, इसके अलावा क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, कानून के उल्लंघन की
जो सजा का प्रावधान है वो कानून में लिखा हुआ है। हमने दिल्ली पुलिस को इस बारे में लिखा है, उनको नोटिस भेजा है। हमें दिल्ली पुलिस के जवाब का इंतजार है। हमको यही अपेक्षा है कि जो कानून में विधि मान्य कार्रवाई है वो होगी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन प्रियांक जी, जिस तरीके से हमने देखा कि राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार की पहचान को उजागर किया है, जो नहीं करना चाहिए, और ये हर किसी को पता है कि पीड़ित परिवार है, उनकी पहचान को उजागर नहीं करते, उसके बावजूद भी ऐसा किया है। देखिए, देश का कानून सभी के लिए बराबर है, सबको कानून मानना चाहिए, जो भी कानून मानना चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी को माफी भी मांगनी चाहिए? देखिए, इस सब में माफी मांगना कानून का कोई हल नहीं है जी। कानून का हल है जुर्म की सजा देना। तो पुलिस उसमें कार्रवाई करेगी, FIR होगी, और जो कानून की कार्रवाई है वो होगी। माफी मांगने से ये तो मैं नहीं मानता कि कानून अपना काम पूरा माफी मांग के करता है। कानून तो जुर्म, जो गुनाह होता है उसकी सजा देता है। बिल्कुल बिल्कुल जी प्रियांक जी, आगे आपका क्या स्टैंड रहेगा? अब मैं आपको बताया ना, मुझे दिल्ली पुलिस से भी रिपोर्ट मिलने का इंतजार है, और हमने दिल्ली पुलिस को नोटिस किया था। इसमें दिल्ली पुलिस ही कार्रवाई करेगी, उसकी रिपोर्ट आएगी तो हम आपको बताएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अध्यक्ष NCPCR के हमारे साथ जुड़े हुए थे हंस भी जुड़ गए हैं, बीजेपी सांसद है, उनसे बात करते हैं। हंसराज जी, जिस तरीके से हम देख रहे थे कि राहुल गांधी ने बिल्कुल अमर्यादित होकर पीड़ित परिवार की पहचान को उजागर कर दिया ट्विटर पर, अब ट्विटर ने एक्शन लिया है, क्या प्रतिक्रिया आपकी? बस मेरी यही है कि हर मामले में सियासत नहीं होनी चाहिए। ये लोग बस हल्की पॉपुलैरिटी के लिए ऐसा करते हैं। उस बाप के दिल को टटोलो, उस माँ के जिगरा देखो, जिस बच्ची के साथ इतना जुल्म हुआ है, पहले रेप किया गया 4 दरिंदों ने या जितने भी थे, उसके बाद जिंदा ही जला दिया गया, मरी भी नहीं थी बेटी, सुना है। तो इसमें यानी झूठी पब्लिसिटी और क्रेडिट लेने के बजाय उस माँ बाप को, जो भारत की बेटी है, कौमों धर्मों से भी ऊपर उठ के उस बच्ची की को हक इंसाफ मिलना चाहिए। मुझे तो प्रधानमंत्री जी ने यही आदेश दिया कि यही बोलना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला हमारे सीने में दिल है, इसीलिए नारा लगा रहा है। तो मैं उन्हीं का संदेश लेके यही गया था। ये हर मामले में सियासत नहीं, ऐसी हल्की सियासत नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हंस हमारे साथ जुड़े हुए थे, बीजेपी सांसद। तो आपको बता दें, राहुल के ट्विटर अकाउंट पर एक्शन हुआ है। ट्विटर ने राहुल गांधी के विवादित ट्वीट को हटा दिया है। उधर 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक बड़ी कामयाबी मिली है। सांबा के पास हथियारों की एक बड़ी खेप बरामद हुई है और माना जा रहा है कि ये हथियार आतंकियों के लिए थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने इन्हें पहले ही ढूंढ निकाला। और इसी बीच राजौरी में 2 आतंकियों को भी ढेर कर दिया गया है। आतंकियों की बड़ी साजिश का सफाया। सांबा में मिला हथियार। राजौरी में 2 आतंकी ढेर। 15 अगस्त करीब है। आतंकी जम्मू कश्मीर में कोई बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते हैं। उनकी साजिश सांबा में नाकाम हो गई है। हथियारों के जखीरे को देखिए, ये हथियार देखिए। सांबा जिले के राजपुरा सेक्टर में हथियारों की ये खेप बरामद हुई है। सीमा से करीब 2 किलोमीटर के अंदर सुरक्षा बल के जवान सांबा के राजपुरा थाना घगवाल के सरथियान गांव के इलाके में सामान्य तलाशी ले रहे थे। इसी दौरान वहां प्लास्टिक टेप से लिपटी बोरी बरामद हुई। इस बोरी में सुरक्षा बलों को 2 चाइनीज पिस्तौल, 5 मैगजीन, 122 राउंड, 42 किलो का पिट्ठू बैग, एक साइलेंसर भी मिला है।
सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास से सुरक्षा बलों को हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। बात करने के लिए हमारे साथ एसएसपी सांबा राजेश शर्मा मौजूद हैं। सर, क्या डिटेल्स हैं, क्या रिकवरी अभी तक हो पाई है जो यहाँ से मिल पाया? देखिए, इंडिपेंडेंस डे अप्रोच कर रहा है, उसके मद्देनज़र सभी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो अपने अपने एरिया में सतर्क हैं। उसी कड़ी में आज सुबह 6:30 के आसपास 6 जैकलाई की ट्रुप्स और पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन किया गया। जॉइंट ऑपरेशन के दौरान जब सर्चिंग चल रही थी तो उसमें एक संदिग्ध बैग मिला। उस बैग को जब बम डिस्पोजल स्क्वाड के से खुलवाया गया तो उसमें कुछ आर्म्स एम्युनिशन मिले हैं, जिसकी डिटेल हम आपको बाद में बता देंगे। तो उसके बाद ये पूरा एरिया कार्डन कर लिया गया। अभी भी सर्चिस एरिया में चल रही हैं। बताया जा रहा है कि 13 जुलाई को ही एक अलर्ट जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि लश्कर के 5 से 6 आतंकी इस इलाके से घुसपैठ कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म करने के 2 साल पूरे होने और 15 अगस्त के मौके पर आतंकी कोई दुर्घटना को अंजाम देने की कोशिश में है। इसी के चलते सेना और पुलिस पहले से अलर्ट पर है। जगह जगह सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। उधर राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। मुठभेड़ राजौरी जिले के थाना मंडी इलाके में हुई। बताया जा रहा है कि खुफिया जानकारी मिलने के बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने जिले के थाना मंडी वन क्षेत्र में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया था। सुरक्षा बलों के आतंकवादियों तक पहुंचने के बाद मुठभेड़ शुरू हुई। बताया जा रहा है कि इस इलाके में अभी और आतंकी छिपे हुए हैं। इन्हें ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मैं किसी सत्ता या सरकार या किसी सिस्टम के खिलाफ नहीं हूं। मैं उन लोगों के खिलाफ हूं जो इंसाफ की आवाज दबाना चाहते हैं। मैं उन लोगों के खिलाफ था और हूं और रहूंगा। नहीं 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 प्लीज, एक इंच भी नहीं करी डाउन, कितना फर्क पड़ेगा? तो इनसे करवा लीजिए ना, ये कर तो रहे हैं। टीबी का मामला है, हाइट लेने में। राजेश जी प्लीज। कैमरा हैवी है, मैं बता रहा हूं। ठीक है, हैवी है तो वो क्या उनको हल्का समझ रहे हैं आप? किसको? यार ये कैमरे की हाइट इन्होंने बहुत डाउन कर दी और फिर कह रहे हैं ऊपर भी नहीं कर रहे हैं। राजेश जी किससे कराऊं यार, मैं अकेला हूं। ये है तो फ्रेम खराब आ रहा है ना? फ्रेम नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, करिए। चलो। क्यों? यूपी के कई इलाके इस वक्त बाढ़ का दंश झेल रहे हैं। कानपुर हो या प्रयागराज, घरों में पानी घुस गया है। कुछ इलाकों में तो सड़कें नदी में बदल गई हैं और वहां नाव चल रही है। सड़कों पर चल रही है नाव, पानी में डूब गए घर, घरों में घुसा है पानी, घुटने से ऊपर आ गया पानी। यूपी के कई इलाकों में नदियों में बढ़ता पानी सब कुछ तहस नहस करने पर आमादा है। ये तस्वीरें कानपुर के पास की है। यहाँ कानपुर देहात इलाके से बहने वाली पांडू नदी में जबरदस्त उफान आ गया। हालात ये है कि सड़कों और गलियों में नावें चलने लगी।
दरअसल कानपुर में पांडु नदी में आई बाढ़ की वजह से कानपुर शहर से लगे ग्रामीण इलाकों में हालात खराब होते जा रहे हैं। इस बाढ़ से शहर के साथ ग्रामीण इलाकों के कच्चे मकान गिरने लगे। बाढ़ का असर बड़े इलाकों में दिख रहा है। सैकड़ों बीघा खेत जलमग्न हो चुके हैं। यहाँ क्या साधन है? वही साधन है कि हम नाव डाले हुए हैं, तो वो भी गांव वाले कहते हैं हम 3 रुपए देंगे। कोनो का तुमने कैसे डाली? इसी नाव से आ रहे हैं, जा रहे हैं, बहुत परेशानी है, समझ लो आप। सब गांव में पानी भरा हुआ है, कहीं भी जगह नहीं निकलने की। कोई मदद नहीं भैया, सरकार की कोई मदद नहीं, किसी प्रकार की भी। सरकार की ग्रामीण इलाकों में बाढ़ का पानी घरों के अंदर प्रवेश कर चुका है। सड़कें तो अब नजर नहीं आ रही, इसलिए गाड़ियां तो चल नहीं सकती। इसलिए आने जाने के लिए नाव का ही सहारा लेना पड़ रहा है। ये तस्वीरें संगम नगरी प्रयागराज की हैं। यहाँ गंगा और यमुना दोनों नदियों में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते निचले इलाकों में पानी भर गया। प्रयागराज के छोटा, बघाड़ा, दारागंज, झूसी इलाकों में सबसे बुरा हाल है। कई इलाके डूब गए, जिससे आवागमन बाधित हो गया। 4 दिन से बहुत तेजी से पानी बढ़ रहा है। कल तक ये दशा सुमेर घाट वाला सड़क खाली था, लेकिन आज डूब गया पूरा। कई मकानों में पानी घुस गया है। आवागमन इधर का बंद हो गया है। दुकानें सब बंद हो गई हैं। यहाँ सब्जी उब्जी की जो दुकानें थी। घरों में पानी भरने से लोग परेशान हैं। जिनके घर 2 मंजिला हैं, वो सामान ऊपर पहुंचा रहे हैं। तेजी से बढ़ते जलस्तर के कारण प्रयागराज में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। दोनों नदियां अभी खतरे के निशान से ऊपर नहीं गईं, लेकिन नदियों के किनारे बसे इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने लगा। लिहाजा स्थानीय प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। प्रशासन लोगों से नदी के किनारे को खाली करने की अपील कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।